हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा आशीर्वाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं और इस कोरोना जैसी महामारी को अपने दरवाजे तक न आने देने में सफल हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आप जैसे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज मैं इंजीनियर मिथिलेश आभीर आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ और ये ऐसा खास है जिसका नाम सुनते ही लोग पीछे भागने लगते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ देंगे, आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ रहेंगे तो आपको डर नहीं बल्कि इससे प्यार हो जाएगा। ये वही खास है जिसे हम लोग हिंदी भाषा में गणित और अंग्रेजी भाषा में मैथमेटिक्स कहते हैं। तो बच्चों, आज मैं यूपी बोर्ड परिषदीय विद्यालय कक्षा 8 की गणित शुरू करने जा रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बच्चों, आप लोग पिछले कक्षा यानी कक्षा 7 में परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं एक नज़र फिर से डाल देता हूं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। आप सभी कक्षा 7 में परिमेय संख्याएं एक बार पढ़ चुके हैं। मैं उसी का फिर से आपको रिवीजन करा देना चाह रहा हूँ शॉर्टकट में। देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर बना है रेशियो से। इस रेशियो से रेशनल, और रेशनल को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। इस रेशियो को आपने भिन्न के रूप में देखा होगा, जैसे 3:5। इसको हम बोलते हैं 3/5, 3/5, या 3:5, या 3/5, या 3/5। इसको लिखा जा सकता है, आप पढ़ते भी हैं। यहाँ का 3/5 का मतलब है 3 का 5 से संबंध है। इसी तरह हमने देखा कि 1/1, 1/2, 2/2, 3/1, 1/3, इस तरह से बहुत सारे भिन्न हैं जिनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब थोड़ा सा परिमेय संख्या से पहले चलते हैं, यानी परिमेय संख्या से पहले का मतलब कि प्राकृतिक संख्या, यानी सर्वप्रथम हमारे प्राकृतिक संख्याओं की खोज हुई थी। तो प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ा होगा पहले की पूर्व क्लासों में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सब क्या है? हमारे लिए प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं हमको पता था गिनती के लिए, जैसे कोई भी चीज़ हम काउंट कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। जैसे हमने देखा, जैसे आप लोग आम गिनते हो तो आम गिनते हो कि हाँ कितने आम आपके पास हो गए, 5 हो गए। आपके पास कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये हमने गिनती किया। तो इस प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग गणन संख्याएं भी कहते हैं, यानी गिनती करते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने शून्य की भी खोज कर ली। शून्य की खोज कहाँ हुई है? आप सबको पता होगा कि शून्य की खोज भारत में हुई है। भारत ने शून्य की खोज किया। तो जब शून्य की खोज भारत में हो गई तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी जोड़ दिया और उसको हम लोग कहने लगे पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के साथ उनके संगत में हमको ऋण संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ी, यानी निगेटिव संख्याओं की। यानी कि जैसे आपने किसी को
5 रुपये दिया है तो आपको पता है कि आपने 5 रुपये दिया है। लेकिन अगर आप वही किसी से 10 रुपये उधार ले लेते हैं तो आपको ये हो जाता है कि आपने उधार लिया है, यानी आप किस में हो, ऋण में हो, आप ऋणी हो। तो इसलिए हमको ऋण संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ी, यानी ऋणात्मक संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ी। तो जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 5 गिनती करते हैं, उसी तरह से हम लोग को ऋण के रूप में जब लेना शुरू करेंगे तो ऋणात्मक संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे -1 यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, यानी -1, -2, -3, -4। तो बाद में हम लोगों ने प्राकृतिक और 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या हो गई, और उस पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को भी जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो सब मिला के पूर्ण संख्या हो गई, जिसको हम कह सकते हैं माइनस से लेके प्लस तक, यानी -10, 9, 5, 6, 7, 8, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव और दोनों के बीच में 0, सबको मिला के हम लोग कह सकते हैं कि ये सब क्या है, ये सब होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अब धीरे धीरे समय बढ़ता गया और हमको ज़रूरत पड़ी बंटवारे की। तो उस समय अब हम लोग तो अभी पूर्ण संख्या सीखे कि हाँ कितना रुपया लिए हैं, 2 रुपये लिए हैं, तो ऋण 2 है, यानी 2 रुपये के हम ऋणी हैं, माइनस में लिख दिए। और अगर 2 रुपये किसी को दिए हैं तो 2 रुपया उधार दिए हैं, मतलब यानी कि प्लस 2 रुपये में हमारे पास 2 रुपया प्लस है। तो धीरे धीरे अब ज़रूरत पड़ी बंटवारा की। जैसे मान लीजिए हमारा किसी भी परिवार को देखिए, आसपास चाहे अपने परिवार को देखिए, आपके पिताजी या दादाजी 3 भाई हैं, मान लीजिए उनके पास 3 बीघा ज़मीन है। अब उनको बंटवारा करना है, तो हम लोग कैसे बंटवारा करते हैं, तो बंटवारा करने के लिए हम लोग पूरे को उतने से भाग दे देते हैं जितने लोगों में बांटना है। यानी कि 3 बीघा हमारे पास कुल ज़मीन है, तो 3 में भाग देंगे कितने का, 3 का, यानी आपके पिताजी या दादाजी 3 भाई हैं, तो 3 में 3 का भाग देंगे। डैट मीन्स 1 बीघा बचा, यानी हर एक आदमी को 1 बीघा ज़मीन आ जाएगी। तो इस बंटवारे को हम लोग भिन्न के रूप में लिखना शुरू किए। अब मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम से 10 बीघा ज़मीन थी, ठीक है, और आपके पिताजी 3 भाई हैं। तो अब बंटवारा करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में 3 का भाग दे देंगे, 10 में 3 का भाग दे देंगे, यानी जितना आएगा उतना बराबर बराबर 3 हिस्सा में सबको बांट देंगे। तो इस तरह से हमको ज़रूरत पड़ी भिन्न संख्या की, और ये भिन्न संख्या जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, प्लस ही होगा। लेकिन मान लीजिए इस तरह से कोई और भिन्न बन जाए, भिन्न के रूप में बन जाए, जिसे हमने लिख दिया -10/2। तो इसको जब हम लोग हल करते हैं तो पाते हैं कि इसका मान आता है -5। तो -5 आप बताओ क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है। तो इसको हम लोग पाएंगे कि ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्यों, इसलिए कि 10 में 2 का भाग पूरी तरह से चला गया, यानी बराबर बराबर भागों में आ गया। इस तरह से अगर हम 10 में भाग देते हैं 7 का,
तो अब बताइए, क्या 7 का भाग जाएगा 10 में? नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगी तो हम इसको इसी रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये न तो पूर्णांक हुआ न तो पूर्ण संख्या हुई, फिर क्या हुआ, ये एक भिन्न संख्या हुई। कौन सी संख्या? भिन्न संख्या। और मैंने अभी बताया आपको कि भिन्न संख्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी प्लस में होगा। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें, कोई संख्या ले लीजिए -11 आगे 3। अब बताइए 3 का भाग जाएगा 11 में? नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो ये पूर्णांक नहीं बन पाएगी। पूर्णांक नहीं बन पाएगी तो ये संख्या ऐसे ही रहेगी। तब ये संख्या क्या कहलाएगी, ये न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। इसको हम लोग भिन्न भी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि भिन्न संख्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव रहेगा तभी हम लोग इसको भिन्न कह सकते हैं। माइनस में तो इसको भिन्न नहीं कहेंगे। इसी तरह से कोई संख्या हमने ऊपर ले लिया पूर्णांक 13 और नीचे ले लिया, ऊपर पॉजिटिव पूर्णांक 13 और नीचे ले लिया नेगेटिव पूर्णांक 5। अब बताइए ये भी क्या है, ये भी पूर्णांक नहीं है और भिन्न भी नहीं है। तो आपने देखा क्या, पहले जैसे इससे पहले अगर दोनों हम पॉजिटिव कर देते हैं, जैसे 8 भागा 4, 8 में 4 का भाग देते हैं तो ये क्या आ गया, 2 आ जाता है। तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये क्या, कौन सी संख्या, पॉजिटिव पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक हो गया। ये कौन सा, धनात्मक पूर्णांक। और ये -5 आ गया, -10 में 2 का भाग तो -5 आ गया, यानी इसको हम कहेंगे पूर्णांक नहीं। कौन सा पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक। निगेटिव मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरह से 10/7 को हम भिन्न संख्या कह सकते हैं, नहीं कट रहा है तो। अब आ गया -11/3 और 13/-5। तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, ये दोनों संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, रेशियो है। और ये परिमेय संख्याएं कैसी हैं, आगे ऋण लगा है तो इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या कौन सी हो गई, ऋणात्मक परिमेय संख्या। एक और कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए, ऋणात्मक संख्या हो गई। इस तरह से जब हम इसको ऋणात्मक संख्या कह सकते हैं, ये भिन्न है, तो इसको हम क्या सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर 10/7 को हम एक भिन्न तो है ही है, 10/7 भिन्न तो है ही है, भिन्न के अलावा ये क्या है, धनात्मक यानी पॉजिटिव परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या पॉजिटिव परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं कि सभी भिन्न संख्याएं, कोई भी भिन्न संख्या होगी तो पॉजिटिव होगी, और जब ये पॉजिटिव भिन्न संख्या होगी तो इसको हम धनात्मक परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी कि सभी भिन्न संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। याद करिए अच्छे से, सभी भिन्न संख्याएं
एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या, ये देखिए ये परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो ये जरूरी नहीं है कि ये परिमेय संख्या एक भिन्न हो, तो इसको हम लोग भिन्न नहीं कर सकते। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और कौन सी परिमेय संख्या, ऋणात्मक। तो हम लोगों ने क्या जाना कि हर परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्रकार की भिन्न क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, परिभाषा पे आते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या देखिए क्या होता है, परिभाषा के रूप में अगर लिखना होगा तो ये लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। यानी कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन q का वैल्यू, q का मान 0 नहीं हो सकता है। तब हम कह सकते हैं कि p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। p कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, q भी -1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो गई 1, कोई भी संख्या हो गई 0, 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो आप 2 का पढ़ा पढ़िए ना, तो 2 0 0, यानी 0 ही आएगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। कितना भी भाग देंगे 0 में तो इसका मान क्या होगा, 0 आएगा। और 0 को हम लोग 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, उसका मान 0 ही होगा। लेकिन ये तो हमने p को 0 किया, p के मान क्या किया, 0 किया। लेकिन अब q का मान देखते हैं। अगर हम q का मान 0 करते हैं, यानी एक p का मान 1 ले लिया और q का मान 0 ले लिया, 1/0, 2/0, 3/0, तो आप सोच के देखिए, 0 का पढ़ा पढ़िए एक बार, 0 का ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 1 आ जाए। पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आप 0 की कोशिश करेंगे पढ़ा, तो सबसे पहले तो पढ़ा ही नहीं मिलेगा। और अगर पढ़ना शुरू करते भी हैं तो 0 एकम 0, 0 जाए 0, यानी आप कितना भी पढ़ लें 0 का पढ़ा, कितना भी 0 मिला लीजिए, 1 नहीं आ सकता। क्या आएगा, नहीं आएगा। कितना भी 0 मिला लीजिए, 1 नहीं आ सकता है। यानी इसका मान क्या होगा, इन्फिनिटिव, अनंत कह सकते हैं, या हम लोग इसको कहते हैं अपरिभाषित। मतलब इसका गणित भाषा में कोई औचित्य नहीं है, यानी जिसकी गिनती ही ना हो वो गणित में कैसे रहेगा। गणित का मतलब हो गया गिनती, तो जिसकी गिनती ही नहीं हो, जिसकी परिभाषा ही नहीं है कुछ, तो वो यहाँ पे नहीं रखता। यानी ये क्या है, ये क्या है, अपरिभाषित है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको हम लोग अनंत भी कह देते हैं, अनंत, इसको हम लोग अनंत भी कह देते हैं, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि p/q में कोई भी संख्या हो जिसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन
Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो Q है नीचे, इसको आप जानते हो ना, P को क्या बोलते हैं, यानी ऊपर क्या रहता है, अंश, और नीचे क्या होता है, हर, यानी अंश बाई हर में किसी भी संख्या को रख दीजिए, लेकिन हर का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाग नहीं जाएगी 0 से भाग नहीं जाएगी तो अपरिभाषित होगा, यानी कोई परिभाषा ही नहीं मिला उसका। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बताइए, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/5, 0/6, 0/10 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जो नीचे का है हर, ये 0 नहीं है, इसलिए हम इसको एक परिमेय संख्या के रूप में कह सकते हैं। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये न तो पॉजिटिव परिमेय संख्या है और न ही नेगेटिव परिमेय संख्या है। 0 न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है और न तो पॉजिटिव यानी धनात्मक परिमेय संख्या है। ये क्या है, बस केवल एक परिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए कक्षा 7 के गणित की किताब से अभ्यास 1A, थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेते हैं। जैसे दिया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो, यानी -7 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जिसका हर क्या है, 1 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -7/1। इसी तरह से 11 को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 11/1। ये क्या दिख रहा है आपको, P/Q के रूप में दिख रहा है। इसी तरह से हम लोग 27 को, -45 को और 71 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8, यानी -4/5 कोई संख्या है, इसको एक ऐसी परिमेय संख्या बनाना है जिसका अंश क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो 8 अंश बनाने के लिए हमको क्या करने पड़ेगी, इसके साथ 4 में कितना गुणा कर दें कि 8 हो जाए, तो हम लोग 2 का गुणा करेंगे। तो -4 में अगर हम लोग 2 का गुणा करते हैं तो ये अंश हो गया 8। तो जब हम ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो नीचे भी करना ज़रूरी है, तो 5 में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर के 4 दूना के 8, -8 हो गया, और नीचे 5 दूना के 10। तो ये जो है एक हमारी परिमेय संख्या हो गई। और ये परिमेय संख्या कैसे हुई, माइनस यानी निगेटिव रेशनल नंबर, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। इसी तरह से आप लोग -16 को, -20 को अंश मान के, -24 को अंश मान के आप लोग एक एक परिमेय संख्या बनाएंगे। अब देखिए, जैसे -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है 7। अब देखिए, -5/-7। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस माइनस को हटाना है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 का गुणा करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि माइनस में जब माइनस गुणा होता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस जाता है। तो माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 5 में का गुणा होगा तो 5, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। इसी तरह माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 7 में का होगा तो 7। यानी पहले आपका क्वेश्चन है कि ऐसी परिमेय संख्या के रूप में थी जिसका हर क्या है, 7 है। तो आप लोगों ने देखा कि हर इसका क्या हो गया, 7, और अंश कितना हो गया, 5। तो 5/7 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है जिसका हर क्या हो, -14 हो, ठीक है। तो हर -14, -5/7 है, -7 है, हर आपको -14 रखना है। हर -14 रखना है तो जाहिर सी बात है आपको माइनस हटाना नहीं है।
तो हम -14 कैसे आएगा, साथ में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब नीचे 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना जरूरी है, ताकि 2 से 2 कट जाए तो कोई फर्क न पड़े। तो अब देखिए ऊपर कितना हो गया -10, नीचे कितना हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा होता है आपस में तो माइनस, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, तो -10 ऊपर और नीचे -14। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे क्या, कि प्लस का गुणा होता है प्लस में, तो क्या होगा, प्लस में मान आएगा, प्लस का गुणा होगा माइनस में तो क्या आएगा, माइनस, माइनस का गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस का गुणा होगा माइनस से तो ये क्या होगा, प्लस। ठीक है, इसको याद कीजिए आप लोग अच्छे से, बहुत काम आएगा, बहुत काम की चीज़ है। क्या, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा हमेशा, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, या माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस। यानी दोनों संख्याओं में से कोई संख्याएं भिन्न हो, यानी एक प्लस एक माइनस हो, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर दोनों चिन्ह बराबर हो, एक समान हो, यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, बस बाकी आप लोग इस चैप्टर को सॉल्व करिएगा, होमवर्क आप लोगों के लिए है। जब कोई समस्या होगी तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, इस अभ्यास में, इस एक्सरसाइज में कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।